हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 1.4 एक्सरसाइज रियल नंबर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी पूरी तरीके से और अब इसमें 1.4 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से 1.4 को। बहुत बड़ी नहीं है इसलिए एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। 1.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स आते हैं वो किस किस तरह के आ सकते हैं, ये चीज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा भी दे रहा हूं, बाकी डिटेल में अभी स्टार्ट करूंगा मैं, या मैं स्टार्ट कर ही देता हूं। चलो पहले स्टार्ट कर देता हूं, फिर इस वाली स्लाइड पे मैं एक बार वापस आऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है पॉइंट्स के बाद क्या क्या होता है डिवाइड देने पे। जैसे 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 आप डिवाइड दे रहे हैं 7/2, 7/2 हमारा क्या आएगा? ये आएगा हमारा 3.5। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 5 आ गया, खत्म हो गया अपना, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, अगर मान लो यहीं मैं 7/3 कर रहा होता, 7/3 कर रहा होता तो क्या हो सकता था? ये हो सकता था 3 2 जा 6 तो 2 पॉइंट और बचेगा 1 तो 3 3 इस तरह से आता, 2.333333 चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये बात क्लियर है? डिवाइड देके देख लो, 7 को 3 से डिवाइड दोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं फिर भी दिखा देता हूं, देके दिखाई देता हूं एक बार, अगर आपको कुछ डाउट ना रह जाए। ताकि ये 6 हो जाएगा, यहां 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 3 आएगा, 9 आ जाएगा, अगेन 1, फिर से 0, फिर से 3, फिर से 9, अगेन 1 और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो ये 2.333333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है। तो ये दूसरे तरह का हो गया। तीसरे तरह का क्या हो सकता है कि इस फॉर्मेट में हो ही नहीं, मतलब नंबर रेशनल नंबर हो ही नहीं। ये तो मैंने 2 रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स दिए। एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद सब कुछ खत्म हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, डिवाइड कंप्लीट हो जा रहा है। एक रेशनल नंबर ऐसा है पॉइंट के बाद डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, लेकिन चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। और क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, उनमें किस तरह का फॉर्मेट चलता है वो अपन देख सकते हैं। तो देखो पहले तो रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, p/q फॉर्मेट में। लेकिन p और q के बारे में भी बताना पड़ेगा कि कोई भी p/q फॉर्मेट रेशनल नहीं हो जाता। जैसे आपने तो बोला कि p/q तो √2/3 भी है, क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो p आया ना यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में, वो इंटीजर नहीं है। p और q पे कंडीशन लगी हुई है, p एंड q आर इंटीजर्स, ये जरूरी है। q नॉट इक्वल टू 0 तो सबको ध्यान रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नीचे 0 नहीं ले सकते। तो हर सिचुएशन में जहां जहां डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। ये जनरली बच्चों को याद भी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये याद नहीं रहता कि p और q इंटीजर होने चाहिए। ये क्या है? ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर रूट वाले कोई भी आते हैं तो वो इंटीजर नहीं होते। तो ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे तो है इंटीजर, 3 तो इंटीजर है, लेकिन दोनों जगह इंटीजर होना चाहिए। अगर दोनों जगह इंटीजर होगा तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज रेशनल नहीं है वो। ठीक है, तो 2 तरह के नंबर्स पॉसिबल हैं, या तो रेशनल नंबर होंगे या इर्रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर होंगे तो डिवाइड के फॉर्मेट में इस तरह से रहेंगे। तो उसमें 2 तरह के फॉर्मेट बनते हैं, एक तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया, एक डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक रिपीटेड चलेगा और उसको बार के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में आपने सीखा भी था, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये 9th क्लास में सीखा था आपने, है ना। तो ये रेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशंस इस 2 तरह के हैं। अब इरेशनल नंबर्स में भी डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। जैसे कोई नंबर है, वो किस तरह का होगा इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन? जैसे 2.303003000 और इस तरह से चलता जाए। आप नोटिस करोगे कि 3 बार बार आ रहा है लेकिन सही समय पे नहीं आ रहा। जैसे 30 है तो 30 नहीं है, 300 है, रिपीट थोड़ी हुआ। आप देखा जाए तो रिपीट तो उसको बोलते 303030303030 होता तो उसको रिपीटेड मानते। ये रिपीटेड नहीं है, ये 30 है, उसके बाद 300 है, इसके बाद 3000 है, तो कुछ और फॉर्मेट चल रहा है। ये मतलब ये रिपीटेड नहीं हो रहा। बार लगा के नहीं लिख सकते, कहने का मतलब इसको। तो जिसको बार लगा करके नहीं लिख सकते, जिसमें इनफाइनाइट बाइट रिपीटेशन नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग चल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन और इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, तो उसको मतलब वो इरेशनल नंबर है।
तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के हैं? डेसिमल एक्सपेंशन मैं यहां पर बना देता हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। डेसिमल एक्सपेंशन जो है दो तरह का है। डेसिमल एक्सपेंशन एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग कौन सा? जैसे ये 7/2 ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, 3.5 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, 5/4 ये 1.25 हो गया, 2 बार में कंप्लीट हो गया। कितनी बार में कंप्लीट हो उससे मतलब नहीं है, खत्म हो जाना चाहिए, बस डिवाइड कंप्लीट हो जाना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उसमें भी दो फॉर्मेट आ गए ना, एक तो ये जो रिपीट होता है, कंप्लीट तो नहीं होता लेकिन रिपीट होता है, एक ये जो कंप्लीट भी नहीं होता रिपीट भी नहीं होता। तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस बनेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो होता है रिपीटिंग वाला केस, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग होता है। तो रिपीटिंग वाला तो ये रहा, जैसे 7/3 हो गया, एग्जाम्पल में साथ के साथ लिख देता हूं, 7/3 हो गया, जिसको 2.33 ऐसे लिख सकते हैं ढेरों बार। तो बार लगा करके आप लिख सकते हो उस वैल्यू को जो रिपीट हो रही होती है, उसको बार लगा के लिख दिया हमने, है ना। नॉन रिपीटिंग कौन सी है? ये वाली, ये रिपीट नहीं हो रही, जैसे 2.300300 सही फॉर्मेट में रिपीट नहीं हो रही, तो ये रिपीटिंग नहीं मानी जाएगी। बार नहीं लगा सकते अपन किसी पे, 30 पे बार लगा दिया तो 30 उसका तो ये मतलब हो जाता है, यहां पर कुछ और मीनिंग निकल रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये तीसरा फॉर्मेट हो गया। और एग्जांपल इसके और बना सकते हो, कुछ भी बना लो, 1.27915234219 ऐसे कुछ भी रिपीटेड लग रहा है, इसमें रैंडम वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो तीन फॉर्मेट पॉसिबल है, या तो टर्मिनेटिंग होगा खत्म हो गया, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा खत्म नहीं होगा, डॉट 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 लगेगा। लेकिन उसमें भी दो फॉर्मेट है कि रिपीटिंग होगा तो बार लगा सकते हो आप, हो सकता है पहला ही रिपीट हो सकता है दो चीजें एक साथ रिपीट कर रही हो, वो भी हो सकता है। कितनी भी चीजें एक साथ रिपीट कर रही हो, 5 चीजें भी एक साथ रिपीट कर रही हो, तो उसको रिपीटिंग की कैटेगरी में रखोगे, मतलब जिसमें बार लगा सकते हो आप तो रिपीटिंग, नहीं लगा सकते तो नॉन रिपीटिंग। ये तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। एकदम अंदर तक देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तो किसमें होगा? रेशनल नंबर्स में होता है। मैं यहां लिख देता हूं, टर्मिनेटिंग अपना होता है रेशनल नंबर्स में, ये तो कंप्लीटली रेशनल्स में ही होगा, ये वाला फॉर्मेट है हमेशा। रिपीटिंग वाला भी रेशनल में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो भी रेशनल है भाई। डिवाइड के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, अपन ने 9th क्लास में सीखा था ना, ये बार वाले जो भी वैल्यूज होती है उसको ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है तो रेशनल नंबर थी। तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग वाला केस बन रहा है तो वो भी हमेशा रेशनल नंबर्स के केस में ही होता है, मतलब रेशनल नंबर्स का ही डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला कोई नंबर है, इसका मतलब 100% ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर में एक ही फॉर्मेट है, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में दो फॉर्मेट है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर है, तो उसी का ऐसा होगा। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं कि डिवाइड देने के बाद पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स में डिवाइड खत्म हो जाएगा, कि इनफाइनाइट तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा तो उसमें रिपीट होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें होती है इसमें। ठीक है, तो अब इसके बेस पे अपने को हालांकि केवल ये पढ़ना है, अपने को मेन इस पे जोर देना है, रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस पे जोर देना है। क्यों देना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसी पे जोर दे रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब बात यह है कि यहां तो क्या है, हमने डिवाइड देके देख लिया, हमने 7 को 2 से डिवाइड दे दिया, 7 को 3 से डिवाइड दे दिया, और चेक कर लिया कि टर्मिनेटिंग आ रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था। लेकिन अगर कोई बड़े नंबर्स आ जाएं तो क्या हमेशा ही डिवाइड दोगे क्या?
बिना डिवाइड दिए हम लोग क्वेश्चन देख करके पहचान सकते हैं ये चीज तो, कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे क्वेश्चंस अगर इतने बड़े बड़े आ जाए तो जान निकल जाएगी अपनी इसमें ये बताने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैलकुलेटर से तो तुरंत पता चल जाएगा। 13/3125 किया, कैलकुलेटर पे डाला, तुरंत अपने को रिजल्ट मिल गया, अपने को पता चल जाएगा कि रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। दो तरह के हो सकते हैं रेशनल में, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ये पहले ही बोल दिया उसने, तो अब ये पहले ही बोल दिया तो इसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब कैसे हम पहचाने कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, क्वेश्चन देख कर ही। उसके दो रूल्स हैं। क्या दो रूल्स हैं? ये दो रूल्स है उसके, बहुत सिंपल से ही है, और ये केवल मैंने किसके लिए बनाए हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल का तो क्लियर ही है अपने को, वो तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। लेकिन रेशनल नंबर्स में कैसे पहचानो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? लड़ाई तो रेशनल नंबर्स में है, इर्रेशनल में तो कोई लड़ाई नहीं है, तो उसका तो फिक्स हो गया। अब यहां पर कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है, दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब यहां पर P अपॉन Q के फॉर्मेट में तो रहेंगे। रेशनल नंबर्स हैं तो रेशनल नंबर्स में तो चलो P अपॉन Q फॉर्मेट रहेगा, P अपॉन Q फॉर्मेट रहेगा। वो तो अपन ने अभी पहले भी देखा कि रेशनल नंबर्स हैं तो P बाई Q फॉर्मेट में रहते हैं, और P और Q यहां पर इंटीजर्स होते हैं, ये बात क्लियर है अपने को, ठीक है। अब इंटीजर्स हैं तो आप केवल डिनोमिनेटर पे फोकस करो, केवल डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी कुछ भी ले लो आप, पी आप बाद में बदल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ता है? क्यू से, मतलब डिनोमिनेटर से। जो आपने दो वैल्यूज ली है, डिवाइड में क्या है? डिवाइड किससे दे रहे हो? 2 से दे रहे हो कि 3 से दे रहे हो? किससे डिवाइड दे रहे हैं उसका फर्क पड़ता है एक्चुअली, और किसी का फर्क नहीं पड़ता। और वो भी क्या फर्क पड़ता है कि जो आप क्यू ले रहे हो, क्यू मतलब ये डिवाइड में जो है, उसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? क्योंकि प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्मेट के हैं अगर, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और क्योंकि प्राइम फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्मेट के नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसको देख करके डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और रफ लैंग्वेज में, एकदम समझने वाली लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ थी तो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए आपके लिए यहां पर मेंशन भी कर दिया कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग पहले समझाता हूं, फिर इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q हैव आइदर ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 and 5। यहां पर मैं चाहूं तो ब्रैकेट ही लगा देता हूं आप लोगों के लिए, या तो केवल 2 आए प्राइम फैक्टर्स में, 2 के अलावा कोई आया ही नहीं। जैसे 8 की बात करूं, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स करो तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3। 8 के पास तो ये केस है, ठीक है। या फिर केवल 5 ही आ जाए, ओनली 5। अगर मैं बात करूं 25 की, तो 25 क्या होता है? 5 इंटू 5, इसके पास सिर्फ 5 ही है और कोई है ही नहीं, 5 की पावर 2 आ रहा है, ये दूसरा पैटर्न हो गया। या फिर Q के पास दोनों हो, 2 भी हो 5 भी हो, चलेगा, दोनों चलेंगे, ठीक है। ऐसा 20 में हो जाता है। 20 कैसा है? 2 भी है इसके पास, फिर से 2 है और 5 है, तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, ये फॉर्मेट हो सकता है। तो कहने का मतलब जो भी आपके पास Q है, मतलब डिनोमिनेटर में जो है, न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर में मतलब Q के पास प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन है ये मैटर करता है। केवल 2 है, बहुत बढ़िया, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा हमेशा। केवल 5 है उसके प्राइम फैक्टर्स में, बहुत बढ़िया, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। मतलब डिवाइड में 8 आए, 25 आए, टर्मिनेटिंग है, 20 आए तो भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया, कोई भी और आ गया, एक्स्ट्रा भी आ गया, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यहां पर लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 2 and 5। हैव 2 बार लिख दिया मैंने यहां पर, ये हटा दो। Q हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा कम से कम एक तो कोई और होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ये सब Q की वैल्यूज यहां पर ली मैंने,
ये सब क्यू की वैल्यूज ली। इस केस में क्यू की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज जो भी इसके तरह के बने, जैसे मान लो 9 आ गया, 9 को क्या लिखोगे आप, मैं q इज इक्वल टू नहीं लिखता हूं, ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, 9 आ गया, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, 2 और 5 के अलावा कम से कम एक फैक्टर ऐसा दिख रहा है 3, 2 और 5 के अलावा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लेते हैं 42, 42 क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 7, 2 और 5 के अलावा भी हैं, कम से कम एक से भी ज्यादा है बल्कि यहाँ तो, और अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। 3 और 7 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, 2 और 5 के अलावा एक भी एक्स्ट्रा दिखेगा ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा, ठीक है। एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, जैसे मान लो ले लो आप 15 ले लो, ऐसा करो 15 ले लो, 15 क्या होगा, 5 इंटू 3 है या 3 इंटू 5 है, 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा कोई और भी है, केवल 5 होता तो बहुत अच्छा, केवल 2 होता बहुत अच्छा, 2 और 5 दोनों होते तो भी बहुत अच्छा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखा, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अपने को सिर्फ क्यू से मतलब है, ये सब क्यू की वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर से मतलब है। क्वेश्चन जो भी आए आपको तो सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर में कोई भी हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 दिख रहे हैं क्या, 2 और 5 के अलावा कोई और तो नहीं दिख रहा, 2 और 5 के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई एक भी दूसरा दिखा एक्स्ट्रा अलग से, 2 और 5 के अलावा एक भी कोई और दिख गया, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और भी इसकी पॉसिबिलिटीज है, जैसे 30 की अगर बात करोगे तो 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है उसके पास, 3 एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए 2 और 5 के अलावा, ऐसा आते ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट अपने पास में, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि देख करके अपने को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डिनोमिनेटर से ही बात करेंगे, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, हम तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे। अगर हमारे पास फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कोई और दिख रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बस खत्म, इतना ही काम है अपने पास। और यही चीज मैथमेटिकली लिखी हुई है यहाँ पर, देखो मैं दिखाता हूं आपको क्या लिखा है यहाँ, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लिखा है वो समझ में तो आना चाहिए, बुक में तो ये लैंग्वेज लिखी हुई है तो समझ में तो आना चाहिए ना अपने को, ऊपर ऊपर से समझ लिया, अब लिखे हुए लाइंस को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे 10th के बाद और आगे जाओगे तो इस तरह से बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, उनको पढ़ना समझना आना चाहिए अपने को, तब जाकर के हम अच्छे से समझ पाएंगे आगे की चीजों को। तो ये अपनी आदत होनी चाहिए कि जो भी लिखा है वो समझ में तो आए एटलीस्ट क्या लिखा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, q इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, m एंड n आर होल नंबर्स, होल नंबर्स की कैटेगरी में डाला है इनको, होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। मतलब q के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 5 होगा, और तो कोई लिखा नहीं है। q इज इक्वल टू 2 की कुछ पावर्स में आ जाए, 5 की कुछ पावर्स में आ जाए, और तो कुछ लिखा नहीं है, और उन पावर्स में से भी किसी एक की पावर 0 भी हो सकती है। जैसे यहां पर आप ऑब्जर्व करो 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर 0 है ना, देखा जाए तो इस फॉर्मेट के हिसाब से तो लिखा हुआ है ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर n है, n होल नंबर है, बिल्कुल है, 3 होल नंबर है, 0 भी तो होल नंबर है, कुछ नहीं लिखा हुआ 2 की पावर 3 के साथ में तो 1 तो है, किसी की भी पावर 0 लगाने का मतलब है वो 1 हो जाता है। तो 5 की पावर 0 तो है, 1 तो है क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 तो है, और 1 का मतलब आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 0 आ गई, कहने का मतलब या तो 2 दिखेगा तो उस केस में 5 की पावर 0 है, या फिर 5 दिखेगा केवल उस केस में 2 की पावर 0 है, या फिर दोनों दिखेंगे तो सिंपल m और n मिल ही रहे हैं, एक तो 2 आ गया एक 1 आ गया, तो 3 पॉसिबिलिटीज है ना। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का यही मतलब है कि या तो केवल 2 दिखे तो उस केस में 5 की पावर 0 है इसका मतलब, क्योंकि उसने होल नंबर बोला है, या फिर केवल 5 दिखे इसका मतलब 2 की भी पावर है लेकिन 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 1 तो कहीं भी लगा दो, और अगर दोनों दिखे तो बहुत अच्छा, फिर तो ये फॉर्मेट दिख ही रहा है अपने को, होल नंबर्स हैं 2 और 1। लेकिन अगर यहां पर
यहाँ तो नॉट इक्वली लगा रखा है कि मतलब इस तरह का फॉर्मेट नहीं हो। तो ये मेरे ख्याल से आपको लाइन समझ में आ गई होगी। तो हम क्या लिखेंगे जब भी कंक्लूजन देंगे, हम हमेशा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 3125 है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और लिखेंगे। अगर केवल 2 और 5 में आ रहे हैं तो हम लिख देंगे कि हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers, therefore it is terminating। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉट इक्वल लगा करके लिख देंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये फॉर्मेट रहेगा बस। मैथमेटिकली जब आप कंक्लूजन लिखोगे ना क्वेश्चंस के बाद में, तो उस केस में ये वाली लैंग्वेज काम आएगी अपने, इसलिए आपको बताया ये। ठीक है, चलो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है। करना क्या है अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर अब आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एक छोटी सी चीज और मेरे को बतानी है यहाँ पर, जो बताने लायक चीज है कि यहाँ पर ये लिखा नहीं है, यहाँ पर Q जो है ना, मतलब ये रूल तब एप्लीकेबल है जब P एंड Q आर को प्राइम्स। ये अपन लेते थे ना 1.3 में भी, P और Q को प्राइम्स लेने हैं। Q और Q को प्राइम्स होंगे तो ही ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। को प्राइम्स नहीं है तो जो फैक्टर कॉमन दिख रहा है उसको काटो, पहले उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। जैसे 6/15 है, 6/15 है, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है किसकी टेबल से कट रहा है? 3 की टेबल से कट रहा है। कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 2/5 को ऑब्जर्व करना है अपने को 6/15 को ऑब्जर्व करना ही नहीं है, अपने को ऑब्जर्व करना है 2/5 को। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपने 15 को ऑब्जर्व कर लिया, सोच के देखो 15 को ऑब्जर्व करते ही तो 15 तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल देगा, और 5 को ऑब्जर्व कर लिया तो 5 तो सिंगल आ गया, इसके पास तो 2 और 5 के अलावा कोई और है नहीं, तो ये अपना क्या हो जाएगा उस केस में? ये अपना टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहां तो लड़ाई हो गई। इसके अकॉर्डिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो रूल क्या है कि रूल ये है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब P और Q इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ना कि और नहीं कट रहे, तो ये रूल लगाने हैं, उससे पहले ये रूल नहीं लगाने। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो पहले काटो, वो आता नहीं काटो खोलो और लगा लो, तो पहले काटो फिर आप उसमें अप्लाई कर लो ये फॉर्मूले लगा लो उसमें। ठीक है।